ठीक है, आपका आज का टॉपिक है अमेरिका की क्रांति। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अमेरिका की क्रांति जो है भारत जैसी क्रांति नहीं है, खुला युद्ध है। अपन इसके बारे में जानते हैं। देखो, अमेरिका में स्वतंत्रता की भावना और क्रांति का समय तो बहुत लंबा चला। जो इसकी क्रांति का समय है ना, वो लगभग 1665 से लेके 1683 तक चला। पर जो मेन संघर्ष का समय है, जो युद्ध का समय है, वो कब का है, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं या स्वतंत्रता का युद्ध बोलते हैं, वो जो समय था, युद्ध का समय, जहां मेन घटनाएं हो रही है, वो है 1675 से लेके 83 तक का, 1683। ये इसका मुख्य समय है। देखो बेटा, अगर आपको अमेरिका की क्रांति पढ़ना है तो कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। ये क्रांति क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण थे, जिन लोगों ने क्रांति करी वो सही में भी अमेरिका के लोग थे क्या, ये सब चीजें अपने को जानने की जरूरत है। कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द आएंगे इस क्रांति को लेके। पहले मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूं, ताकि जब भी वो शब्द आए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये शब्द क्या है या फिर इसका मतलब क्या होता है। एक शब्द जो बार बार इस क्रांति में आएगा, कोलोनिस्ट। कोलोनिस्ट। दूसरा जो शब्द है वो है नेटिव। कोलोनिस्ट पहला शब्द है, दूसरा है नेटिव। नेटिव का हिंदी अर्थ होता है मूल निवासी। मूल निवासी। क्लास ले रहा हूं ना, क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा शब्द है मूल निवासी। अब ये दोनों शब्द अपने को समझने की जरूरत है। देखो क्या हुआ कि यूरोप में जब पुनः जागरण आया, तो पुनः जागरण के साथ में लोगों में भावना आई कि क्यों ना अपन पूरी दुनिया भर में जाएं, कब्जा करें और दुनिया भर की संपत्ति को अपनी ओर करने की कोशिश करें, राइट। इसी क्रम में आपको बताओ तो इंग्लैंड भारत में आया था, अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने भारत में कब्जा करा। ऐसे ही फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके, ये सब अलग अलग देशों में गए, उन्होंने वहां की संपत्ति को लूटा, वहां के लोगों को मारा, राइट। ये क्रम रहा। तो वैसे ही जो अपन अमेरिका को पढ़ रहे हैं, अपन अमेरिका का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आए। अमेरिका कुछ कुछ थोड़ा सा ऐसा दिखता है। ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। ये उत्तरी अमेरिका है, अमेरिकी महाद्वीप नहीं है ना, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है। बाकी पूरा इसमें कई सारी चीजें अपन ने छोड़ रखी है, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो क्या है, यहाँ पे कुछ जगह है क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब है, इसलिए कुछ ऐसी नजर आती है। ऐसा कुछ अमेरिका दिखता है, राइट। यहां कई किलोमीटर दूर यहाँ पे यूके है या ब्रिटेन। ये कनाडा है, ये अमेरिका है। यहां नीचे मेक्सिको है। ये अलास्का का क्षेत्र है। ये बाद में पहले रूस के अंडर में था, बाद में रूस इसको बेच देगा तो ये किसके अधिकार में आ जाएगा, अमेरिका के अधिकार में आ जाएगा। अभी बस अपने को इतना सा समझने की जरूरत है कि ये जो मैप है, इस मैप में जो अमेरिका के लोग हैं वो मूल निवासी, उनको क्या बोलेंगे, नेटिव इंडियन बोलेंगे। ये लोग बहुत साधारण लोग थे, सीधे साधे लोग थे, जंगलों में रहा करते थे, है ना, जानवरों को पाला करते थे, थोड़ी बहुत खेती करा करते थे।
इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। पर जब यूके में पुनः जागरण आया, यूरोप में पुनः जागरण आया, तो एक देश है स्पेन, क्या नाम है, स्पेन। स्पेन का एक नाविक है कोलंबस, नाम सुना आपने? ये अमेरिका की क्या कर रहा है, खोज कर रहा है 1492 में। अब देखो बेटा, ये अमेरिका की खोज कर रहा है ना, ये अमेरिका में गया, ये असलियत में अमेरिका में नहीं गया था, ये वेस्ट इंडीज में गया था। यहाँ पे कुछ टापू हैं अमेरिका के आसपास में, तो ये कहां गया था, वेस्ट इंडीज में गया था। वेस्ट इंडीज। और ये नाम भी कैसे पड़ा, तो इसको जानना था भारत की खोज के लिए। भारत को क्या बोलते हैं, इंडिया। इसने बोला कि धरती गोल है, तो अगर मैं पश्चिम से भी जाऊंगा तो घूम के वापस भारत में आ जाऊंगा, है ना। तो जब इसने ऐसा सोचा, तो ये जिस जमीन पर उतरा, इसको लगा कि भारत ही है, बस ये पश्चिमी भारत है, तो इसने उसका क्या नाम दे दिया, वेस्ट इंडीज। और यहाँ के जो लोग थे उनको क्या बोला है, रेड इंडियन, मतलब ये भी इंडियन ही है, पर असलियत में वो कौन थे, वो अमेरिकन लोग थे, उनको क्या बोला ये, रेड इंडियन। ये वेस्ट इंडीज के लोगों को क्या बोला है, रेड इंडियन। तो जो मैं आपको नेटिव इंडियन बोल रहा हूं, वो उनको रेड इंडियन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेड इंडियन, रेड इंडियन। इनका एक और नाम क्या है, रेड इंडियन। यहां पे जब ये लोग आके बसे, आने लगे लोग, तो इनके दिमाग में आया कि यहाँ पे समृद्धि बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी जमीन है, अपन चाहे तो यहाँ खेती कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पे चाहे तो कब्जा कर सकते हैं, यहाँ के मिनरल्स का खनन करके खूब पैसा कमा सकते हैं। ऐसा किनके दिमाग में आ रहा है, यूरोपियन लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ बसना चालू करेंगे बेटा। कहाँ पे, अमेरिका में बसना चालू करेंगे। अभी तो सिर्फ खोज हुई है, धीरे धीरे बसना चालू करेंगे। वो बसेंगे कैसे, तो ये जो कोने कोने का क्षेत्र है, कोने कोने वाला, यहां पे कौन बसेगा, तो यहां पे इंग्लैंड बस जाएगा। इसके बाद का जो ये जो क्षेत्र है इधर इधर का, ये वाला, यहां पे कौन बसेगा, तो यहां पे फ्रांस बस जाएगा। और खोज किसने करी, स्पेन ने, कोलंबस। कोलंबस कहां का है, स्पेन का। तो स्पेन यहां पे कब्जा कर लेगा, ये और ये जो पट्टी है ये किसके कब्जे में रहेगी, स्पेन के। इतनी बात समझ में आई बेटा। मतलब क्या हो रहा है, यहां पे जो संसाधन है यूरोपियन लोग उसको कब्जे में ले रहे हैं, यहां के लोगों से बिना पूछे। यहां तक कि ये लोग कब्जे करने के लिए वहां के मूल निवासियों को मारेंगे बड़ी संख्या में, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं पे कब्जा करना है तो वहां के जो लोग हैं उनको तो खत्म करना पड़ेगा। उनको खत्म करने के लिए नए नए तरीके लेके आएंगे। ये लोग क्या करेंगे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो सिर्फ यूरोप में फैली हुई थी, अमेरिका के लोगों को उन बीमारियों के बारे में पता था ही नहीं, तो ये लोग उन बीमारियों को अमेरिका में फैलाएंगे, अपने पहने हुए कपड़े देंगे इन रेड इंडियंस को। रेड इंडियंस मतलब बेटा समझे ना आप, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो असलियत में अमेरिकी लोग हैं, उनको। कौन लोग, यूरोप से आए हुए लोग। तो ये लोग जब उन कपड़ों को पहनेंगे तो इनमें वो बीमारियां फैलेगी, बड़ी संख्या महामारी फैलेगी, कोरोना जैसी, और ये लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे जाएंगे। इनका जो मेन काम था ना, वो ये जानवरों को पाला करते थे। यूरोपियन इतने दुष्ट लोग थे कि इन लोगों ने उन जानवरों को मारना चालू करा बड़ी संख्या में, बिना काम से मार देते थे। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ कारण है कि खाना इनको, कुछ भी नहीं, सिर्फ इनकी ये इच्छा है कि रेड इंडियंस कैसे भी कमजोर हो जाएं, ये अपनी जमीनें छोड़ें, इनकी संख्या कम हो, ताकि जो यूरोप के लोग हैं वो यहाँ पे कब्जा कर सकें। ये तीनों देश कहाँ के बेटा, यूरोप के देश है, और कब्जा कहाँ करना चाहते हैं, अमेरिका पे। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सर आपने इंग्लैंड का एरिया बहुत छोटा बताया और फ्रांस का एरिया तो इतना बड़ा है, देख के लगा होगा ना, पर बेटा ऐसा नहीं है। ये जो एरिया है ना, ये ज्यादातर खाली एरिया है। फ्रांस ने बस ऐसे अपना झंडा गाड़ दिया कि यहां से यहां तक मेरा, यहां पे कुछ था नहीं। असलियत में जो मेन जगह थी वो यही जगह थी। इंग्लैंड ने ये थोड़ी जानने की बात है, ये क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड ने यहाँ कितनी कॉलोनी बसाई थी। कॉलोनी मतलब राज्य बसा दिए थे। जैसे एक जगह आए, कुछ जने इकट्ठे हुए, तो उन्होंने बोला कि ये आज से राज्य घोषित होता है, ये इंग्लैंड का एक राज्य है। फिर लोगों ने सोचा, वहां के इंग्लैंड के लोगों ने कि यार वहां पे तो बहुत ऐश कर रहे हैं लोग,
तो और लोग आके बसते गए, और लोग आके बसते गए, ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने 13 कॉलोनियां बसाई। कब से कब तक? तो 1610 से 1634 तक में इन्होंने 13 कॉलोनी बसाई। कितनी कॉलोनी बसाई? 13 कॉलोनियां बसाई है इन्होंने। और ये जो 13 कॉलोनियां हैं, ये जो 13 कॉलोनियां हैं, यहाँ पे जो लोग बस रहे हैं वो नॉर्मल इंग्लैंड के लोग नहीं हैं। अगर नॉर्मल इंग्लैंड के लोग होते तो वो अपने देश के खिलाफ क्रांति क्यों करते? तो मैं बताता हूं ये 13 कॉलोनियों में कौन से इंग्लैंड के लोग बस रहे हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे? जिनको अपन कॉलोनिस्ट बोलेंगे। देखो बेटा, अब उनको अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में लोगों को भेजना है। इंग्लैंड को अमेरिका में भेजना है। अगर आपको कोई बोलेगा कि हमेशा के लिए दूसरे देश में चले जाओ, आप चल जाओगे क्या? नहीं जाओगे। घर वालों को छोड़ने की इच्छा होगी? नहीं होगी ना। ज्यादातर लोग कौन जाएंगे? तो जो उत्पीड़ित हैं, पहले ही परेशान हैं, जिनके घर बार ही नहीं है रहने के लिए, वो लोग तो चले जाएंगे ना, क्योंकि उनको यहाँ घर मिलेगा, उनको जमीन मिलेगी खेती के लिए। जिनके जमीन नहीं है वो चाहेंगे। दूसरे जो लोग अपराधी हैं वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने पहले अपराध कर रखे हैं, यहाँ पे रहेंगे सजा मिलेगी। अगर आपसे कोई बोले कि तुम 20 साल जेल में बिताओ या 20 साल दूसरे देश में जाके अच्छे से रह लो, तो क्या करोगे? दूसरे देश में रहोगे, राइट? तो यही कर रहे हैं ये जो कॉलोनिस्ट लोग हैं। ये कौन है? ज्यादातर कौन है? कैदी हैं। कैदी हैं, कैदी या उत्पीड़ित लोग हैं, मतलब जिनका उत्पीड़न हुआ हो, जिनका उत्पीड़न हुआ हो, ऐसे लोग यहाँ पे कहाँ पे आके बसे हैं? तो अमेरिका में आके बसे हैं। इतनी बात बेटा समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? कॉलोनिस्ट मतलब समझ गए? इंग्लैंड में अमेरिका में आए हुए, इंग्लैंड से अमेरिका में आए वो लोग जो कैदी थे, उत्पीड़ित थे। इनकी नस्ल जरूर यूके की थी, पर अपने देश से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि इनको अपने देश से कुछ मिला ही नहीं। गरीबी मिली, भूखमरी मिली, है ना, बीमारियां मिली। और या फिर कौन थे? कैदी थे। कैदी कभी अपने देश से प्रेम करते हैं क्या? अरे प्रेम करते होते तो अपराध ही क्यों करते? तो ये दोनों को अपने देश से कोई मतलब नहीं। नेटिव लोग कौन है? बेचारे मूल निवासी हैं, जो कई हजार सालों से अमेरिका में रहते थे, अपना आराम से जीवन बिताते थे। बेचारे सीधे साधे लोग थे, ना इनके पास हथियार था ना कुछ थे। इनको ये नेटिव लोग आके खत्म करेंगे, तभी तो कब्जा कर पाएंगे। स्पेन का कोलंबस 1492 में आया, वेस्ट इंडीज की खोज करी, क्योंकि उसको लगता था कि वेस्ट इंडिया है, तो उसने उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया, राइट। और इंग्लैंड ने 1610 से 1634 तक में यहाँ 13 कॉलोनी बसाई। इतनी बात बेटा समझ में आई? मतलब आपको रूपरेखा समझ में आ गई ना कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। अब देखो आगे क्या होता है। अपन कारण देखते हैं कि यार सर आपने बता तो दिया कि चलो आके बस गए, अच्छी बात है। ऐसा क्या कारण हुआ कि इनको इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा? ये जो लड़ाई लड़ी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ी, क्यों लड़ी? इनको आजादी की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? तो कारण क्या थे? क्रांति के कारण क्या थे? क्रांति के कारण क्या थे? क्रांति के कारण देखते हैं ना। पहला जो कारण है वो सामाजिक कारण है। पहला कारण क्या है? सामाजिक कारण। पहली चीज तो ये देख लो कि ये लोग जो आए हैं उनको इंग्लैंड से प्रेम है? नहीं है। तो पहला कारण तो यही है कि अपने मातृ देश से, मातृ देश मतलब जहां आपकी जन्मभूमि है। इंग्लैंड में अगर कोई भारतीय जाएगा तो उससे पूछेंगे तेरा मातृ देश कौन सा है, तो वो क्या बताएगा? भारत है, मेरी मातृभूमि है, जहां मेरी माँ रही हो या फिर मेरे पूर्वज रहे हो, जिसने हमको माँ की तरह पाला हो, तो ऐसी भूमि क्या बोलते हैं? मातृभूमि। तो इनको मातृभूमि से कोई लगाव नहीं है। ये तो मातृ क्या, मातृभूमि, भूमि से लगाव नहीं। नहीं। एक कारण
दूसरा कारण ये है बेटा, यहां पे जो लोग आए हैं वो पहले ही उत्पीड़ित थे। आप ये बताओ कि गरीबों में कभी भेदभाव होता है क्या? गरीबों में भेदभाव होता है क्या? जो गरीब है आपस में भेदभाव करते हैं क्या? पर अमीर भेदभाव करते हैं। वो गरीबों से भेदभाव करते हैं। जो एक अमीर थोड़ा सा कम अमीर है उससे भी भेदभाव करते हैं कि नहीं यार, इसके पास तो छोटी कार है, हमारे पास में तो रोल्स रॉयस है। करते हैं। तो इनमें आपस में भेदभाव नहीं। ये लोग बहुत उदार हैं। इनका नेचर कैसा है? उदार है। उदार का मतलब समझते हो? मतलब क्या? किसी को दुख में देख सकता है, उसकी मदद करता है। हाँ, मतलब मदद करता है। उदार है मतलब कट्टर नहीं है किसी चीज को लेके। अगर आपने मेरे को कोई सी बात बोल दी, मेरे को पसंद नहीं आई, तो मैं बोल दूंगा ठीक है यार, आपकी सोच है ऐसी, कोई बात नहीं। मैं ऐसा नहीं कि आपके माथे आ जाऊं कि बोल दूं कि यार ये तूने क्या बोल दिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी। ये कट्टर होते हैं। उदार कौन होते हैं? जो दूसरों की चीजों को समझ ले। तो ये यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, उदार हैं, क्योंकि लोग पहले भुगते हुए आए हैं। और भुगते हुए इंसान तो पूरी कोशिश करेंगे ना कि यार क्यों आपस में लड़ना, राइट? इतनी बात आई समझ में? और इनमें क्या खासियत है? पीड़ित थे। इनका जो धर्म है वो भी उदार है। ना सिर्फ ये उदार है बल्कि इनका धर्म भी उदार है। धर्म भी उदार है। जब मैंने आपको यूरोप में धार्मिक क्रांति समझाई थी, है ना, तब मैंने आपको इंग्लैंड के बारे में बताया था कि इंग्लैंड का जो राजा है वो कट्टर क्या हो गया है? प्रोटेस्टेंट हो गया है। तो वो कैथोलिक या जितने भी दूसरे धर्म है उनको नौकरी भी नहीं देते थे वो लोग। मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था कि वो दूसरे धर्म वालों को नौकरी भी नहीं देते थे। तो ऐसे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी उठ के आएंगे यहाँ पे। उनको पता है कि देखो पहले अपने पे बीती है तो अपन दूसरे पे क्यों बिताएं। तो इसलिए लोग कट्टर नहीं है बिल्कुल भी। तीसरी चीज, इन लोगों ने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हुई है। इन लोगों ने विद्वानों को पढ़ा है, दार्शनिकों को पढ़ा है। दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा है, ये दार्शनिक ऐसे वैसे नहीं है। ये दार्शनिक बहुत महान बातें करने वाले हैं। ये स्वतंत्रता की बातें करने वाले हैं कि इंसान कौन है? स्वतंत्र है, उसको कभी जंजीरों में नहीं जकड़े रहना चाहिए, है ना। वो समानता की बातें करते हैं कि सब इंसान समान रूप से पैदा होते हैं, मतलब एक जैसे पैदा होते हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग एक जैसे होना चाहिए। ये सब चीजें इन्होंने अमेरिकी लोगों ने पढ़ी है दार्शनिकों से। जैसे कांट, इन दार्शनिकों के नाम क्या है? कांट, ये कांट, ढंग से कांट, रूसो, कांट, रूसो, मोंटेग्यू, थॉमस पेन, मोंटेस्क्यू, थॉमस पेन, ये महान इतिहासकार हैं, मतलब महान विचारक है, दार्शनिक हैं। इनका ये कहना है, कई विचारकों का ये कहना है कि आप जब पैदा होते हो तो आप स्वतंत्र रहते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप जंजीरों में जकड़ते जाते हो, राइट। यहां तक समझ में आया बेटा? अब राजनीतिक कारण देखते हैं, ये मिटा दूं? कुल मिला के इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उनसे ये लोग अलग हैं। भले उनकी मातृभूमि एक है, पर अमेरिका में जाके कॉलोनिस्ट बसे हैं, उनको इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है। पर इंग्लैंड वाले उनको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इंग्लैंड का ही कब्जा, राइट। कब्जा तो इंग्लैंड ने ही करा है यहाँ पे, तो इंग्लैंड वाले ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे इनको। अपन जब आर्थिक कारण देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, राजनीतिक कारण। यहां पे कब्जा किसका है? इंग्लैंड का, राइट। इंग्लैंड ने कैदी भिजवाए। जिन लोगों को इंग्लैंड के लोग पसंद नहीं करते उनको कहाँ भिजवा दिया? अमेरिका में, कि वहां जाके काम करेंगे, है भी अपनी नस्ल के, अपनी भाषा भी समझते हैं,
रेड इंडियंस तो अपनी भाषा जानते ही नहीं थे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहां पे एक संसद बना देंगे। हर राज्य में 13 राज्य हैं इंग्लैंड के, उन 13 में संसद बनाएंगे, जहां पे संसद में कौन लोग रहेंगे, संसद, ये जो संसद है यहां पर तो कॉलोनिस्ट लोग रहेंगे, पर इनका जो गवर्नर है, जो हेड रहेगा, वो कहां पे रहेगा, ब्रिटेन में। यहां की न्यायपालिका का जज कहां रहेगा, ब्रिटेन में। मतलब ले दे के मेन जो अधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो किसके पास में है, ब्रिटेन के पास में। लोग रह रहे हैं अमेरिका में और इनके कानून कौन बनाएगा, ब्रिटेन। अब बोलो अमेरिकियों को अच्छा लगेगा क्या? यार इनकी ये जहां रहते ही नहीं है, उस जगह के बारे में जानते नहीं है, उसके बारे में कानून बना रहे हैं। तो ऐसा ही होगा, इनके बीच में झगड़े होंगे। एक तरफ संसद है, संसद में कौन लोग हैं, कॉलोनिस्ट, वर्सेस ये कौन है, जज, न्यायपालिका का जज, जो कौन भेज रहा है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, प्लस गवर्नर। गवर्नर भी कौन भेज रहा है, ब्रिटेन। अब इनके बीच में झगड़े कैसे होते हैं मैं बताता हूं। संसद बोल रही है कि भैया ये वाला काम कर लेते हैं अपन। गवर्नर बोल रहा है नहीं करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है, मैं लागू ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर सबसे ज्यादा क्या देखता है, अमेरिका का भला, ब्रिटेन का भला। और यहां के जो संसद है वो किसका भला दिखती है, तो अमेरिका का भला दिखती है। क्योंकि इन लोगों को तो यहां पे ही रहना है, इनको जीवन यहां पे ही निकालना है। पर गवर्नर तो कुछ समय के लिए आया है, जज तो कुछ समय के लिए आया है ब्रिटेन से। तो वो तो क्या सोचता है कि अब तो ब्रिटेन का सोचें, जाना तो अपने घर पे ही है आखिरी में। ऐसे झगड़े होते हैं। पर इनके पास में भी एक ताकत है, ये इसके काम करने से मना कर देता है, काम से मना। इन्होंने बोला संसद ने कि एक काम करते हैं, अच्छी सड़कें बना देते हैं, इन्होंने बोला नहीं बना रहे। इसी प्रकार से तो फिर ये लोग इस संसद के पास में भी एक ताकत है, वो ये ताकत है कि ये संसद इन दोनों की सैलरी तय करती है कि गवर्नर को कितनी सैलरी मिलेगी, जज को कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, बार बार इसकी सैलरी घटाते जाते हैं। बदला तो लेना है, बहुत सी बार बोल देते हैं कि नहीं 2 महीने तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी। अब ये दोनों परेशान, फिर ये इससे बदला लेने के लिए क्या करेंगे, इनका काम रोकेंगे। इनके आपस में बहुत लड़ाई है। ये क्या करते हैं, सैलरी रोक देते हैं। इनका ये काम है, ये ज्यादा से ज्यादा सैलरी रोक सकते हैं, काम रोक सकते हैं। अब इनका आपस में झगड़े हैं, भुगत कौन रहे हैं, अमेरिका के लोग भुगत रहे हैं, राइट। इसमें सबसे बुरी हालत किसकी है, नेटिव इंडियंस की है। नेटिव इंडियंस की क्यों बुरी हालत है, क्योंकि चाहे कॉलोनिस्ट हो या ब्रिटेन के लोग हो, जो नेटिव यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको सब दबाना चाहते हैं, राइट। बेचारे यहाँ तो इनको अता पता नहीं है, ये बिल्कुल अमेरिकी जैसे दिखते हैं। तुम लोग जो मूवी में अमेरिकन लोग देखते हो ना हॉलीवुड में, वो अमेरिकी नहीं है, वो यहां से आए हुए लोग हैं, वो कॉलोनिस्ट लोग हैं। असलियत में अमेरिकी लोग तो ऐसे बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, है ना, और पत्तियों के कपड़े पहनते थे, जो पत्तियां रहती है ना पेड़ों की, वैसे बहुत बहुत सीधे लोग थे वो तो बेचारे, राइट। यहां तक बेटा समझ में आई बात। और देखते हैं अपन और राजनीतिक कारण क्या क्या थे। ये लोग कहां से आए थे, कॉलोनिस्ट लोग ब्रिटेन से आए थे। इन्होंने बोला कि अगर आप ब्रिटेन में कानून बना रहे हो, कानून हमारे लिए बना रहे हो, तो हमारे एक आध जने को आपकी संसद में बिठा लो। संसद कहां, ब्रिटेन की संसद में बिठा लो, ताकि वो आपको बता तो सके कि हमको समस्याएं क्या क्या है। इन्होंने बोला नहीं बिठा रहे, हम तो नहीं बिठाएंगे। तो संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है जरा सा भी कॉलोनिस्ट लोगों का, कॉलोनिस्ट लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, में प्रतिनिधित्व नहीं। यहां तक बात समझ में आई। आपको कारण पता चल रहे हैं ना कि विद्रोह क्यों करेंगे, कितना परेशान हो रहे हैं धीरे धीरे। ये विद्रोह का इनके कारण बनेंगे। राजनीतिक कारण समझ में आ गया, सामाजिक कारण समझ में आ गया। अब आपको आर्थिक कारण बताता हूं कि आर्थिक कारण क्या थे। सबसे मेन कारण क्या थे, आर्थिक कारण।
आप खुद सोचो, ये दो जगह कितनी पास में है, एक ये जगह है और एक ये जगह पास में है। आराम से यहां से जहाज से जा सकते हो, चाहो तो सड़क से जा सकते हो ना। ये जगह कितनी दूर है। पर ब्रिटेन ने ऐसे नियम बना रखे थे, संसद वहां की थी, संसद ही तय करती थी यहाँ पे, और उस नियमों को लागू कौन करवाता था? गवर्नर, राइट। इन लोगों ने कैसे नियम बना रखे थे कि अगर आपको कपास, जो दक्षिण में खूब उगता है, इस क्षेत्र में कपास बहुत उगता है, ये क्षेत्र है, यहाँ कपास बहुत उगता है और यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री बहुत है, तो यहां से यहां जाएगा कपास, आराम से ले जा सकते हैं, पर ऐसे आराम से नहीं ले जा पाए। ब्रिटेन ने नियम बना रखा है कि अगर कपास ले जाना है तो पहले हमको दोगे, पहले कपास हमको दोगे, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। पहले ब्रिटेन क्या करेगा? इस पे टैक्स लगाएगा, मतलब जो 100 रुपए का कपास है उसको 1000 रुपए कर देगा, फिर उस कपास को वापस यहां भिजवाएंगे। अब बोलो, ब्रिटेन के, ये अमेरिका के लोग, कॉलोनिस्ट कभी खुश हो सकते हैं क्या? सहन करेंगे क्या कि मेरे से थोड़ी सी दूर, मतलब तुमको यहाँ की लहसुन मंदसौर में बेचनी हो तो तुम इंदौर जाओगे क्या पहले, और फिर उसको और महंगी करवा के फिर बेचोगे क्या? वो भी ब्रिटेन अपने हिसाब से चीजों को खरीदता है, टैक्स लगाएगा। उसका क्या अधिकार टैक्स लगाने का? एक चीज का बुरा लगेगा, क्या हो रहा है? पहली चीज, ऐसे कई सारे सामान हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, शुगर, ये 1660 का एक्ट है। ये एक्ट कब का है? 1660 का। इसमें क्या बोला? शुगर। टबेको, टबेको मतलब समझते हो? तंबाकू। चाय, चाय कहां उगती है? भारत में। इंग्लैंड, शुरुआत तो ये चीन से हुई थी, पर धीरे धीरे भारत में इन लोगों ने, ब्रिटेन ने खेती चालू करी, और फिर चाय की आदत किनको हो गई? अमेरिका के लोगों को हो गई। वो चाय के बिना रह ही नहीं पा रहे थे, तो इसने क्या करा? शुगर, तंबाकू, चाय और नील, ये ऐसी चीजें थी जो इनने साफ बोल दिया कि ये किसी और को तुम बेच ही नहीं सकते हो। नील, आपके व्हाइट कलर के कपड़े कभी आपने नीले नहीं करे? ये वही नील जो आती है ना पैकेट्स में, ये उगती है असलियत में। इससे, पर इसको उगाने के एक नुकसान है, जब आपको आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसको उगाने से ये नुकसान होता है कि अगर आपने नील एक बार उगा दी तो जमीन बंजर कर देगी, फिर आप दूसरी चीज ढंग से उगा नहीं पाओगे, फिर आपको 2-3 साल उसको ऐसे खाली छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए ब्रिटेन के लोग जब भारत में आएंगे तो जबरदस्ती करेंगे बंगाल के किसानों के साथ में कि नील उगाओ। वो लोग विरोध करेंगे कि नहीं, हम नहीं उगा रहे भाई, हमारी जमीनें खराब हो जाती है। फिर उनको क्या करेंगे? उनको पहले ही पैसे दे देते थे कि तुमको उगाना पड़ेगा, बेचारे गरीब थे तो ले लेते थे। इसलिए नील आंदोलन होगा भारत में, राइट। तो ये वही नील है जो अमेरिका में भी उग रही है, पर ब्रिटेन क्या बोल रहा है, इंग्लैंड, कि पहले हमको देनी पड़ेगी नील, तुम किसी और को नहीं बेच सकते हो। अच्छा लगेगा कॉलोनिस्ट लोगों को? अखरेगी ना। ये एक्ट है, इस एक्ट ने क्या बोला है कि आप सिर्फ हमको ही बेच सकते हो। दूसरा एक्ट है नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन एक्ट, इस एक्ट में क्या हो रहा है? क्या आप खुद सोचो, मैंने बोला यहां से यहां तक जाना है, ये पूरा समुद्र है, पता है ना? ये जमीन है, बाकी इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, नीचे भी समुद्र है ना? दक्षिणी अमेरिका आ जाता है, उसके आसपास में भी समुद्र है। आपको समुद्र में जाना है तो कैसे जाओगे? जहाज से। जहाज उद्योग बहुत अच्छा है, अगर आपके आसपास समुद्र है तो आप क्या कर सकते हो? जहाज बनाने की फैक्ट्रीज खोल सकते हो, इससे बहुत सारा रोजगार भी आएगा, प्लस आपके लोग बहुत पैसे भी कमा पाएंगे, क्योंकि जहाज का काम जो है सामान ले जाने का, वो बहुत बहुत पैसे वाला काम है। मतलब उसमें आप काफी पैसा कमा सकते हो, देश भी कमाता है, लोग भी कमाते हैं। नेविगेशन एक्ट में ऐसा करा कि जितना भी अमेरिका से सामान जाएगा या अमेरिका से सामान आएगा, वो सिर्फ यूके या इंग्लैंड के जहाजों से ही आएगा, इंग्लैंड के जहाजों का ही उपयोग। सिर्फ और सिर्फ कहां के जहाजों का उपयोग? इंग्लैंड के जहाजों का उपयोग। तो कभी अमेरिका में जहाजों की इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी क्या? वो लोग तो कभी जहाज भी नहीं बना पाएंगे। जिनकी इच्छा होती होगी कि यार हम जहाज बनाए, हम भी पैसा कमाए, कभी कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए भी
इंग्लैंड के जो कॉलोनिस्ट लोग हैं वो क्या हैं, नाराज हैं। किससे नाराज हैं? ब्रिटेन से नाराज हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया था, कितनी पास पास में कॉलोनीज है, तो ये लोग क्या करते थे कि आपस में व्यापार कर लेते थे। मतलब यहां से अगर आपको मंदसौर में कुछ भिजवाना है और इंदौर का यहाँ पे कब्जा है दलोदा में, तो आप लोग बार बार उसको बोलोगे क्या कि मैं इंदौर में पहले सामान भिजवाऊं, इंदौर फिर मंदसौर में भिजवा, ऐसा करोगे क्या? धीरे से यहाँ से सामान पहुंचवा दोगे, राइट? काहे में, मतलब गांव गांव में होते हुए, ताकि उन लोगों को पता नहीं चले। जब इंग्लैंड को ये बातें पता चली कि ये जो कॉलोनियां है, जो 13 कॉलोनी है, वो आपस में व्यापार कर रही है, तो इंग्लैंड ने इन पे भी सैंक्शंस लगाए। इनको बोला कि यार तुम आपस में कैसे व्यापार कर सकते हो? तो क्या कर रही है, कॉलोनियों के मध्य व्यापार को रोका। अब कॉलोनी के लोग खुश होंगे क्या? उनको कितना दुख होगा कि यार हम इतने पास के पास में व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमको हर बात ब्रिटेन से पूछनी पड़ रही है, हमको हर बात ब्रिटेन को बतानी पड़ रही, हर चीज पे हमारा टैक्स लग रहा है। जो चीज उत्तरी अमेरिका के प्रांतों को या ये क्या बोलते हैं कॉलोनीज को 100 रुपए में मिलना था, वही दक्षिण से उनको 1000 रुपए में मिल रही है, राइट? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यही सब कारण थे जो क्या होगा, इसमें क्रांति लेके आएंगे, एक कारण है। अब धीरे धीरे घटनाएं देखते हैं अपन, घटनाएं कैसे कैसे घट रही है। कारण समझ में आ गए? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण। अब देखो बेटा, भारत हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, यूरोप के लोग आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं है। इनको आपस में भी एक दूसरे से लड़ना है। आपको पता है कि भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों बसे थे, तो ये भारत में भी लड़ लिए थे। तो ये जब भारत में लड़ रहे हैं, तो यही लड़ाई इंग्लैंड में, अमेरिका में भी हो रही है, जिसका नाम क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध। आप लोगों ने नाम सुना होगा। आप लोग जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तब इस शब्द को बार बार सुनोगे कि क्या हो रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है 1763 में। इसको बोलते हैं 7 Years वॉर। सप्तवर्षीय युद्ध 1763। ये किस किस के बीच में हुआ? तो एक तरफ तो था ब्रिटेन या इंग्लैंड, बात एक ही है, आप लोग समझ जाना। दूसरी तरफ कौन था? फ्रांस। वो भारत में भी लड़े, कर्नाटिक वॉर के नाम से जाना जाता है, यहां पे भी लड़ेंगे। ये कौन है? ये ब्रिटेन का क्षेत्र है, ये फ्रांस का क्षेत्र है। यहां पे भी खूब अच्छे से लड़े, खूब लड़ाई हुई हर जगह। ऐसा बोला जाता है कि ये पहला विश्व युद्ध था, क्योंकि ये पूरी दुनिया में लड़े हैं। जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी, जहां जहां इनके कब्जे थे, वहां पे लड़े, खूब अच्छे से लड़े। और जीत किसकी हुई? इंग्लैंड की। ये जो मैंने खाली जगह बचा रखी है ना, आप लोगों को लग रहा हो खाली क्यों है? तो यहाँ पे कौन रहते हैं? रेड इंडियंस रहते हैं, मूल निवासी लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? रेड इंडियंस। इसको मूल निवासी लिख दूं? मूल निवासी लोग रहते हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, मूल निवासियों को फ्रांस के लोगों ने बड़ा परेशान कर रखा था। तो इन मूल निवासियों ने हेल्प करी थी इंग्लैंड की फ्रांस को भगाने में, राइट? यानी मूल निवासी भी इंग्लैंड के साथ में थे। इंग्लैंड प्लस मूल निवासी मिलकर लड़े थे फ्रांस के खिलाफ। पर अब घटनाएं थोड़ी सी बदल रही है। 2-3 चीजें हैं, उसको समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में युद्ध का कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थितियां बन गई कि इंग्लैंड से आए हुए लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जब सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड जीत गया, तो आप मेरे को बताओ कि युद्ध में पैसा खर्च होता है? युद्ध में इतना पैसा खर्च होता है, इकोनॉमी ऐसे डाउन कर जाती है, लोग अपने देश से पैसा निकालना चालू कर देते हैं, दूसरे देशों में निवेश करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा देश हार गया तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। होता है ऐसा? आपने देखा होगा, बांग्लादेश म्यांमार में युद्ध छिड़ा था, वहां खाने के लाले पड़ गए। इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा
तो फिलिस्तीन में खाने के लाले पड़ गए, वहां खाने के लिए कुछ नहीं, लोग भूखे मर जाते हैं। इराक में युद्ध छिड़ा था तो वहां खाने के लाले पड़ गए। तो जो ईरान है वहां पे सिर्फ युद्ध की संभावना थी कि इजराइल युद्ध छेड़ देगा, उसमें ही वहां की करेंसी गिर गई। वहां अगर आपको एक ब्रेड खरीदने जाना हो तो वहां की जो मुद्रा है वो 1 लाख मुद्रा देनी पड़ेगी एक ब्रेड खरीदने के लिए। समझ, अपने 1 लाख रुपए में तो बहुत कुछ आ जाता है। मतलब युद्ध इतने खतरनाक होते हैं। तो इंग्लैंड जीत तो गया, पर इसको आर्थिक हानि हुई बहुत। क्या हुई? आर्थिक हानि हुई। आर्थिक हानि, आर्थिक हानि हो रही है। ये लोग सीधे साधे लोग हैं क्या? नहीं है। इन्होंने बोला कि जो आर्थिक हानि होगी ना, वो आधी तो हम दे देंगे। आधी कौन देगा? इंग्लैंड। पर जो आधी है 50% वो कॉलोनिस्ट देंगे। आधी कौन देंगे? कॉलोनिस्ट देंगे। कॉलोनिस्ट पहले बोले कि तुमने यार हमको हर जगह परेशान कर रखा, तुम ना हमको ढंग से व्यापार करने देते, ठीक है, ना हमको जहाज चलाने दे रहे हो, ना हमको चीजें बेचने दे रहे हो। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकता है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो खुद बना भी नहीं सकता। इन्होंने बोला टोपी तो तुम बना ही नहीं सकते हो, टोपी तो हम बना के बेचेंगे। हेट होती है, हेट। तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर तुम्हारे पास में लोहा है तो लोहा हमको बेचो, उसका स्टील बनाना होगा तो हम बनाएंगे, तुम नहीं बना सकते। तो यार ये लोग बोले कि यार कॉलोनिस्ट अब तो मत करो। फिर एक और काम भी हुआ। अब रेड इंडियंस को क्या लग रहा है कि यार फ्रांस और इंग्लैंड दोनों थे तो आपस में लड़ा करते थे, फ्रांस हार गया, अब तो इंग्लैंड बचा, अब तो हमको मार डालेंगे। क्योंकि बीच में एक जना तो था, ये आपस में लड़ते थे तो भैया आपस में लड़ा करते थे। अब तो बच्चे हम ही हैं, तो इसको कोई और नजर तो आएगा नहीं, इंग्लैंड को हम ही नजर आएंगे। सारा गुस्सा किस पे उतारा करेगा? कॉलोनिस्ट, जो मूल निवासी हैं उन पे उतारा करेगा। तो मूल निवासी भी क्या करेंगे? विद्रोह छेड़ देंगे। किसके खिलाफ? कॉलोनिस्ट लोगों के खिलाफ। कॉलोनिस्ट लोगों के खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड तो बेटा बहुत दूर है, यहाँ पे तो मेन कॉलोनिस्ट लोग रह रहे हैं ना। अत्याचार तो कॉलोनिस्ट करते हैं, इंग्लैंड तो बस यहाँ व्यवस्थाएं चला रहा है, वो तो बस पैसा कमाना चाहता है किसी भी, राइट। तो क्या हो रहा है? ये कॉलोनिस्ट लोगों के खिलाफ मूल निवासी विद्रोह छेड़ेंगे। उस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन सेना भेजेगी, और जब ब्रिटेन सेना भेजेगी तो नए नए नियम कानून लेके आएगी। उनके नियम कैसे थे? तो वो लोग बोलेंगे कि अगर ब्रिटेन का कोई सैनिक चाहे तो वो किसी भी कॉलोनिस्ट के घर पे रुक सकता है बिना पूछे। आप कभी इस चीज की अनुमति दोगे कि आपके घर में कोई बिना पूछे रुक जाए, वो भी ऐसा आदमी जिसके हाथ में हथियार हो, जिससे आप नफरत करते हो पहले, क्योंकि वो भी आपसे नफरत करता है, तभी तो आपको भगाया था अमेरिका में। आप कभी उसको रुकने दोगे? आपके घर में बहन बेटी है, आप सहन ही नहीं कर सकते हो कि कोई बिना पूछे बिना माने आपके यहाँ रहने लगेगा। तो क्या क्या हो रहा है? एक तो 50% पैसे मांग रहे हैं, प्लस सैनिकों को रुकाने का अधिकार मांग रहे हैं, को रोकने का अधिकार। क्या ये सब सहन करते वहां के लोग? धीरे धीरे उनमें क्रोध बढ़ रहा है, क्रांति की आग भड़क रही है। बस अब एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है, वो अपने को धीरे धीरे मिलती जाएगी। और क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है कि जब ये सब घटनाएं घट रही है तो इंग्लैंड में कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है सन्स ऑफ लिबर्टी। एक संस्था बनी है, सन्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब समझते हैं बेटा? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और सन्स का मतलब क्या होता है? पुत्र। तो सन्स ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? नहीं, ये पुत्र है स्वतंत्रता के। किसके बेटे हैं? स्वतंत्रता के, है ना। ये अपने आप को किसका बच्चा बता रहे हैं? कि हम स्वतंत्रता के बच्चे हैं, इसलिए हम आपकी गुलामी और आपकी गलत बातें सहन नहीं करेंगे। किसको बोल रहे हैं? ब्रिटेन को बोल रहे हैं। इसका जो हेड है उसका नाम है सैमुअल एडम्स। इसका जो प्रमुख है, इसका जो नेता है वो कौन है? सैमुअल
नेता सैमुअल सैमुअल एडम्स। ये लोग कोई दूध के धुले नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये कॉलोनिस्ट लोग दूध के धुले हुए नहीं है। इन लोगों ने मूल निवासियों पे बहुत अत्याचार करे हैं, राइट। इन लोगों ने इनको बहुत बुरी तरीके से मारा है, खूब अत्याचार करे हैं, पर ये भी प्रताड़ित है किससे? ब्रिटेन से। तो ये लोग क्रांति कर रहे हैं, ऐसा मत सोच लेना क्या यार सर की क्रांति जल्दी सफल हो जाए तो अच्छा रहे। कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं है ये लोग। बहुत 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 बुरी तरीके से मारा है बेटा, इन्होंने करोड़ों की संख्या में मारा है। 1-2 हजार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करोड़ों की संख्या में। किनको? मूल निवासियों को। उनके बच्चों को कत्ल कर देते, उनकी औरतों को मार देते, सिर्फ किस लिए? जमीन पे कब्जे के लिए। यहां तक समझ में आया? सैमुअल एडम्स, इन्होंने बोला कि मैं स्वतंत्रता का बेटा हूं। कौन है हम? स्वतंत्रता के बेटे हैं, हम स्वतंत्रता ला के रहेंगे। ये ब्रिटेन के लोग सहन करते क्या? नहीं करेंगे ना। तो बेटा एक घटना हो रही है, नेविगेशन एक्ट, एक घटना होगी, एक एक्ट है टाउनशिप एक्ट। एक तो ये हो रहा है, यहां पार्टी बनी है, प्लस एक एक्ट और लगा है इन्होंने, टाउनशिप एक्ट। टाउनशिप शिप है ना, टाउनशिप एक्ट। इस एक्ट में क्या हो रहा है? मतलब पहले ये लोग नाराज हैं, कॉलोनिस्ट लोग। 2-3 काम और कर रहा है ब्रिटेन। इसने टैक्स बढ़ाया, काय पे टैक्स बढ़ाया? तो इसने चाय और जो नॉर्मल सामान थे उन पे टैक्स बढ़ाया। इसने बोला कि अभी भी नहीं छोड़ेंगे तुमको, जितना घर बनाने का सामान होता है के सामान पर टैक्स लगाया। इन्होंने बोला बहुत बहुत तुम आजादी के बेटे बन रहे हो ना सन्स ऑफ लिबर्टी बन रहे हो ना, और भुगतो तो ले। अब तो तुम घर भी नहीं बना पाओगे, तुम्हारा तो घर बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, बजरी चाहिए, है ना, राइट। और क्या चाहिए इसके लिए? जो धातु, मतलब लोहे की जो सलिए आते हैं, राइट, और सीमेंट आता है, इन सब चीजों पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। प्लस चाय पे भी टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाया। जो भी सामान घर बनाने काम में आते, कांच पे भी इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अब आप खुद सोचो एक बार, कम से कम जो मूलभूत जरूरतें थी, आप ऐश नहीं कर सकते ऊपर, कम से कम घर में छत तो चाहिए इंसान को रहने के लिए। ब्रिटेन जो कॉलोनिस्ट लोग हैं उनसे ये भी छीन रहा है। थोड़ी सी देर रुकिए आप ना, मतलब थोड़ी देर बाद आ जाना क्लास कंप्लीट, ठीक। हाँ, यहां तक समझ में आया कि क्या हो रहा है? घर बनाने के सामानों पे टैक्स लग रहा है, चाय पे टैक्स लग रहा है। जब ये सब घटनाएं हुई तो ये और उग्रवादी होंगे। सैमुअल एडम्स ये बोलेंगे नहीं, हमको तो बिल्कुल स्वतंत्रता चाहिए, अभी हाल चाहिए। तो वहां पे एक घटना होगी, अमेरिका में एक घटना हो रही है जिसका नाम है बोस्टन मैसेकर। बोस्टन मैसेकर। भारतीयों और इनमें अंतर समझना कि मैसेकर मतलब समझते हो? नरसंहार। आपको क्या लगता है कितने लोग मारे गए होंगे इस नरसंहार में? बताओ, फिर भी अंदाजा है? लाखों लोग मारे गए होंगे, ऐसा आप बताओ। और अरबों तो इतनी जनसंख्या ही नहीं थी बेटा तब तो। जैसे अपने यहाँ पे हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार, उसमें कितने लोग मारे गए थे? लगभग, शायद, वैसे तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है, पर 1600 से 1900 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे अंदाजा बताओ उस हिसाब से कितने लोग मारे गए होंगे? 50-60 हजार। आप बताओ क्या लगता है? 30-40 हजार। यहाँ पे मरे थे 5 लोग। 5 लोग। पर अमेरिका के लोगों ने इसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया है कि ये तो नरसंहार है, ये तो ब्रिटेन ने हम पे नरसंहार कर दिया है, हमने ब्रिटेन का विरोध करा तो इन्होंने हमको मार ही डाला।
ऐसे करके इसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया बेटा, इसके पर्चे बांटे, हर पेपर में सबसे फ्रंट पेज पे यही निकल के आता कि ब्रिटेन ने हमारे लोगों को मारा है, नरसंहार करा है। जबकि बेटा नरसंहार के लिए बड़ी जनसंख्या चाहिए। भारतीय लोग इस चीज में इतना पीछे रह गए कि जब यही ब्रिटेन ने भारत के लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा था, तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बोला था कि ये तो रूल्स के कारण मारा है। ये जो ब्रिटेन ने मारा है वो किस लिए मारा है कि रूल्स, मतलब ये नियमों के कारण मारा है कि यार इन लोगों ने नियमों की अवहेलना करी थी लोगों ने, है ना। ये तो सरकार का काम था कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो उनको नियंत्रित करने के लिए मारा है अपने लोगों ने। यहां तक कि कई सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने तलवारें गिफ्ट करी थी इनको इनाम के रूप में कि ये तलवार है, आपने रक्षा करी है देश की। ऐसी स्थिति थी। बेटा अंतर देखो अमेरिकी लोगों में और हम में कितना अंतर है। हमारे तो 1600 लोग मारे गए, 1900 लोग मारे गए, शायद जनसंख्या इससे भी ज्यादा है, उसको कंफर्म पता नहीं है इसलिए माफी चाहूंगा। पर यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, 5 लोग मर रहे हैं, पर उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया। फिर यहाँ के लोगों ने बोला कि भैया तुम चाय पे टैक्स लगा रहे हो ना, हम चाय नहीं पियेंगे, टैक्स वाली चाय नहीं पियेंगे ना, चाय को आने देंगे, हम तो उतरने नहीं देंगे चाय को। तो यहाँ अमेरिका के जो ब्रिटेन के जो अधिकारी लोग थे यहाँ पे, उन्होंने बोला चाय तो उतरेगी भैया पैसा आता है उससे यार, इतना चाय कैसे नहीं उतरेगी। तो क्या होगा, एक जगह है, यही बोस्टन जगह है, इसकी तारीख याद रखना 16 दिसंबर 70। ये जो एक एक्ट आया था टी एक्ट में थोड़ा सा और बढ़ा दिया था यार, इसका जो चाय पे टैक्स है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, उस चीज के भी विरोध में कि नहीं यार चाय पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों ने विरोध करा और एक जगह बोस्टन टी पार्टी, नाम क्या है, बोस्टन टी पार्टी। ये हुआ था 16 दिसंबर 1773। बोस्टन, थैंक यू, टी पार्टी 16 दिसंबर 1673। यहाँ पे घटना हो रही है। अब आप लोगों का टी पार्टी में तो समझ मिल गए चाय पिएगी मस्त है, विरोध कर रहे हैं तो चाय क्यों पिएंगे। चाय, और चाय कहां से आ रही है पता है, ये चाय कहां से आई है, ये भारत से आई है। इसलिए आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी, चाय कहां से आई, भारत से। ये भारत से चाय आई। चाय यहां पे जैसे ही समुद्र तट पे चाय का जहाज रुका, जो ये संस्था है सन्स ऑफ लिबर्टी के लोग, वो लोग भग के आए कहां पे, बोस्टन नामक जगह पे, और जितने भी कंटेनर थे चाय के, जहां पे चाय के बॉक्स पड़े हुए थे, सबको समुद्र में फेंक दिया। जो समुद्र का रंग, जिस पानी का कोई रंग नहीं होता है, उसका रंग भी क्या हो गया, चाय का रंग का हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं। समझ में आया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर 1673 में बोस्टन टी पार्टी हो रही है। अमेरिकन व्यवस्थाएं कुछ नहीं कर पाई। फिर जब पता चल गया कि युद्ध निश्चित है, अमेरिका का जो उस समय शासक था जॉन थर्ड, राजा का नाम क्या था, जॉन थर्ड, इसने निजी तौर पे ले लिया था इस चीज को, मतलब बोलते नहीं ईगोइस्टिक, इसने अपने ईगो पे ले लिया था कि यार ये हमारे यहाँ के जो कैदी थे उनकी इतनी औकात हो गई कि अब हमको समझाएंगे, हमारी भेजी हुई चाय फेंक रहे हैं। तो ये जो जॉन थर्ड है, इसने काय पे ले लिया, ईगो पे ले लिया, बोले कि खत्म करो इनको, जो तेज चले उसको मार दो। और जो क्रांति होगी, एक चीज का ध्यान रखना, जो क्रांति हो रही है, क्रांति में कभी पूरा देश साथ नहीं देता। जो ज्यादातर व्यापारी थे, व्यापारी किसका साथ दे रहे हैं, तो वो इंग्लैंड का साथ दे रहे हैं। जो मूल निवासी हैं उनको तो कोई लेना देना है ही नहीं कि क्रांति हो रही है, वो तो वैसे पीड़ित हैं, वो तो कोई भी आएगा मारेगा इनको, राइट। और यहाँ के भी ज्यादातर लोग उदासीन हैं, पर जो कुछ लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाएंगे। ये अगर मान जाता ना आदमी उस समय पे, अकड़ता नहीं ना, तो आज भी अमेरिका ब्रिटेन का होता। पर ये आदमी की अकड़ इसको खा गई। क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो रही है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब पता है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस मतलब ये पार्टी नहीं है अपनी कांग्रेस, ये वाली कांग्रेस नहीं। इस कांग्रेस का मतलब है लोगों का समूह। ये जो अपनी कांग्रेस पार्टी का नाम पड़ा है ना,
इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कांग्रेस शब्द इन्होंने वहां से ही लिया है। तो इनका मतलब ये है कि ये लोगों का समूह है। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई है। इसमें ये 13 के 13 जो 13 राज्य है ना, या उपनिवेश या कॉलोनीज बोल सकते हैं उनको, 13 कॉलोनी, उनके लोग इकट्ठे होंगे, बोलेंगे कि अब हमको क्या चाहिए, ब्रिटेन से आजादी चाहिए। ये सब एक हुए और आजादी की मांग करी। यहां तक बात आई समझ में? आगे बढ़े। ये लोग आजादी की मांग करेंगे। इनका जो नेता है उनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम है? मतलब युद्ध के लिए युद्ध तय हो गया है बेटा, है ना। वहां का जो शासक है उन्होंने जॉन थर्ड, उसने मानने से मना कर दिया। बोले कि नहीं, हम तो कुछ भी तुम्हारे अधिकार नहीं मानेंगे, हम तो जितना टैक्स है उतना के उतना ही लगाएंगे। तो इनने बोल दिया जो यहाँ के कॉलोनिस्ट लोग हैं कि ठीक है, फिर युद्ध में देखेंगे। तो यहाँ पे युद्ध में जो नेता चुना है उसका नाम क्या है? जॉर्ज वॉशिंगटन। तो बेटा ये क्वेश्चन आता है कि जो अमेरिकी क्रांति है उसका सेना नायक या नेता कौन था, तो आप लोग क्या बताओगे? जॉर्ज वॉशिंगटन था। तो क्या हो रहा है, जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध प्रारंभ। जॉर्ज युद्ध, इधर जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में क्या हुआ, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉलोनिस्ट लोग हैं इनके पास में बहुत संसाधन है। बेटा एक बार जॉर्ज वॉशिंगटन बोलता है कि मेरे जो ज़्यादातर सैनिक हैं उनमें से ज़्यादातर के पास में लड़ने के लिए जूते तक नहीं है, उनके पास में खाने को रोटी नहीं है, पर उनमें उत्साह इतना है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ब्रिटेन को भी हराएंगे और हराने की हिम्मत रखते हैं। राइट? फिर क्या होगा बेटा, ये लोग युद्ध लड़ेंगे। ये बार बार गोरिल्ला, शुरुआत में तो इनकी हार होगी, ये जो कॉलोनिस्ट लोग हैं शुरुआत में हारेंगे, पर जब इनका नेता इतना उत्साह दिखाएगा इनको, लोगों में सोचो कितना उत्साह रहा होगा आजादी का, कितना उत्साह कि लोग बिना जूतों के लड़ने के लिए जा रहे हैं। अपन तो घर में आजकल लोग चप्पल पहनने लग गए कि यार धूल चिपक जाएगी, पैर फट जाएंगे, है ना। वो लोग जंगलों में बिना चप्पल जूतों के घूम रहे हैं, पैरों से खून आ रहे हैं, पर आजादी के जोश इतना है, अपने को तो कदर ही नहीं है। भारत में कदर नहीं है आजादी, किसी चीज की भी नहीं है। यहाँ पे तो सही बोल रहे हैं। ज्यादातर जो चीजें फ्री में मिलती है उन चीजों की कदर नहीं है। अपने यहाँ पानी है तो पानी की कदर नहीं है, नदियां गंदी हो रही है। खैर अपन करेंगे कभी इस बात पे भी डिस्कशन। पर यहाँ पे आजादी का ऐसा जुनून सवार है किस पे, कॉलोनिस्ट लोगों पे, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इस बुरी परिस्थिति में भी युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे। इस बीच में भी वॉशिंगटन एक चिट्ठी लिखेगा, किसको, जो राजा जॉर्ज है, जॉर्ज थर्ड को, और बोलेगा कि देखो चाहो तो अभी मांगे मान लो, अपन युद्ध खत्म कर देंगे, हम भी ब्रिटिश हैं, आप भी ब्रिटिश हो, हम में खून एक ही है, हमारी मातृभूमि और तुम्हारी मातृभूमि एक ही है, चाहो तो समझौता कर लेते हैं। मना कर देगा, जॉर्ज अकड़ में है, जीत रहा था तो मना कर देगा। फिर सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होगी, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, और यहां पे क्या होगा, यहां पे सीधे सीधे युद्ध की घोषणा होगी, सब लोग संगठित होकर युद्ध लड़ेंगे, और किसकी हार हो जाएगी, ब्रिटेन की हार होगी। क्या हुआ, ब्रिटेन हारा, देखो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में एक और घटना भी होगी। आपको थोड़े टाइम पहले बताया था मैंने कि फ्रांस को इंग्लैंड ने हराया था सप्तवर्षीय युद्ध में। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था, फ्रांस हार गया था। फ्रांस के पास अच्छा मौका है कि नहीं है इंग्लैंड को सबक सिखाने का, कि अगर फ्रांस अगर इसको यहां से भगा दे इंग्लैंड को, तो बदला पूरा हो जाएगा। तो इस बार फ्रांस भी जुड़ गया इनके साथ में। यहां पे कौन, फ्रांस भी जुड़ गया। फ्रांस ने बोला कि यार बदला लेने का सब सही समय है। और जो देश इससे जलते थे, जैसे स्पेन,
स्पेन ने बोला कि यार करते हैं परेशान ब्रिटेन को, अपन तो सब मिलके इसको भगाएं। यहाँ पे था स्पेन, स्पेन ने बोला कि हाँ हम भी भगाएं। ऐसे ही रूस ने बोला कि हम तो तटस्थ हैं, हमारा लेना देना ही नहीं लड़ाई से। इसने हेल्प मांगी हुई कि ब्रिटेन ने, इसने बोला कि हाँ हमको क्या लेना देना भाई, तुम्हारे घर की लड़ाई है लड़ो। पर दुनिया भर के देशों का सपोर्ट था इसका, खासकर यूरोपियन देशों का। इनको यहाँ के कॉलोनिस्ट लोग को सब जाते देखवा मजा चखा है इसको। तो ये लोग सब मिलके क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन को मजा चखा रहे हैं। ब्रिटेन हारा। और ब्रिटेन में जो सेना नायक था उसका नाम क्या था, कॉर्नवालिस। नाम सुना है आपने कॉर्नवालिस का? मैं बताऊंगा कॉर्नवालिस जब आप, हाँ यही कॉर्नवालिस नाम सुना है। ये कौन है? गवर्नर जो भारत में आएगा। यहां से हारने के बाद में इसको कहां भेजेंगे? भारत में। ये वही कॉर्नवालिस है जो जब ब्रिटेन में इंग्लैंड में ब्रिटेन की अमेरिका में ब्रिटेन की हार होगी तो यही कॉर्नवालिस को ये लोग गवर्नर बना के कहां भेजेंगे? भारत में भेजेंगे। युद्ध की हार के बाद में 2 संधियां होगी, एक पेरिस की संधि और एक पेरिस के पास में एक जगह है जहां पे राजा रहा करता था। ये वहां पे क्या नाम है यार, मैं संध्या बाद में बता दूंगा ना। पेरिस की संधि समझ लो, मेन जो संधि है पेरिस की संधि है। और ये पेरिस की संधि किससे हो रही है? तो ये यूएस से हो रही है। पेरिस की संधि में एक तरफ कौन है? यूएसए है, मतलब ये देश है ना अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन है? इंग्लैंड है। और एक और जो नाम मेरे दिमाग से जा रहा है, जहां पे फ्रांस का राजा रहा करता था, पेरिस के पास में एक जगह थी, अच्छा सा नाम है उसका, तो वहां पे दूसरी संधि होगी। हाँ नहीं अपन में नेक्स्ट वाले वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि उसका नाम क्या था। अगर आप लोगों को आता हो तो आप लोग मेरे को खोज के बताना, ठीक है ना। और अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, है ना, कि जहाँ पे फ्रांस का राजा रहा करता था उस जगह का क्या नाम था। वहां पे जो संधि होगी वहां पे एक तरफ तो रहेगा फ्रांस और दूसरी तरफ इंग्लैंड, राइट। ये ऐसी 2 संधियां होगी। उस संधियों के बाद में अमेरिका स्वतंत्र देश के रूप में निर्मित हो जाएगा और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं अपन कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। यहां तक समझ में आया? 10 मिनट का और लेक्चर है कि इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, आखिर में क्या फर्क पड़ गया दुनिया भर में यार कि इस क्रांति का, तो वो भी अपने को देख लेना चाहिए ताकि आपका ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपका पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या फर्क पड़ रहा है। देखो प्रभाव क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन। प्रभाव को 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक अच्छे प्रभाव, दूसरे बुरे प्रभाव, है ना। ब्लैक से ज्यादा अच्छे से नजर आता है कि ब्लू से? ब्लैक से है ना, तो अपन ब्लैक से लिखेंगे। ये प्रभाव ये अच्छे हैं। अच्छे कौन कौन से प्रभाव हैं? हो सकता है यूपीएससी एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि आखिर में अमेरिका की आज़ादी का कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा दुनिया पे, तो आप लोग बता सकेंगे अच्छे से, राइट। तो प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले अपन अच्छे प्रभाव देखते हैं। एक तो प्रभाव ये है कि पूरा देश स्वतंत्र हो रहा है। तो क्या हुआ? अमेरिका स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र अच्छा प्रभाव है ना बेटा। ये कोई देश पे कब्जा था, वो स्वतंत्र हो रहा है तो अच्छी चीज है। दूसरी चीज, यहां पे लोगों ने आजादी दिलाई है, राइट। लोगों ने जिताया ना, तो यहां पे जो देश बनेगा उसकी जितनी सत्ता रहेगी वो किनके हाथों में रहेगी? लोगों के हाथों में रहेगी। वो लोग भेदभाव को मानते हैं क्या? आज भी आप अगर देखते हो कि यूएसए दुनिया में सबसे आगे क्यों है, तो उसका यही कारण है कि वहां पे जातियां नहीं है। वो ऐसे तय नहीं करते हैं कि आज तुमको नौकरी इस जात के हो तो इसलिए नौकरी देते हैं। वहां पे एलिट क्लास नहीं है कोई सी। क्या बोलेंगे? एलिट क्लास मतलब समझते हो? उच्च वर्ग,
उच्च वर्ग। जैसे यहाँ पे अपन जातियों के तौर पे बोलूं तो ब्राह्मण क्षत्रियों को ऊंचा मानते हैं, राइट। ऐसे मुस्लिमों में भी अलग अलग जाति है जिनको ऊंचा मानते हैं। फिर यहाँ पे अमीर गरीब में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ पे हर जगह विभेद करते हैं। अपने राज्य वालों को ज्यादा अच्छे से प्रिफेयर करेंगे, दूसरे राज्य वालों से घृणा करेंगे। अगर आप दक्षिण में चल जाओगे तो कई ऐसी जगह है, कई ऐसी घटनाएं होती है कि अगर आपको हिंदी आती है तो वो लोग आपसे नफरत करेंगे, अगर आपको उनकी भाषा नहीं आती तो। सब लोग ऐसे नहीं है, पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो चिढ़ते हैं कि आपको उनकी भाषा क्यों नहीं आती है। अमेरिका में ऐसा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कोई इलीट क्लास नहीं है। इसी वजह से हमारा देश अभी पीछे है। हाँ, यहाँ पे इलीट क्लास नहीं है, क्लास नहीं। तो यहाँ पे लोगों को समान रूप से अवसर मिल रहे हैं। तो क्या है? समानता है। यहाँ पे आजादी किस लिए मांगी थी? स्वतंत्रता की बात हुई थी, समानता की बात हुई थी। तो यहाँ पे जो संविधान बनेगा वो संविधान भी किस तरीके का रहेगा? तो लोकतंत्र की तरह रहेगा। यहाँ पे लोगों का लोग जो भी वोटिंग राइट्स रहेंगे लोगों के पास में रहेंगे। अगर क्या होगा? चुनाव सिस्टम होगा, यहाँ पे चुनाव होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे राजा को और बना दें। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म, व्यवस्था का जन्म। दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका। ये जन्म दे रहा है लोकतंत्र को, व्यवस्था का जन्म। तीसरा, जब ये लोकतांत्रिक है तो बिल ऑफ राइट्स बनाएगा। बिल ऑफ राइट्स मतलब लोगों के अधिकारों का बिल। आपको यही अधिकार प्राप्त है, आपसे राज्य भी ये अधिकार नहीं छीन सकता। आपको जीवन जीने का अधिकार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आप पहले अमेरिका में संपत्ति का अधिकार भी था, भारत में भी था, फिर उसको बदल दिया कि आप सबको संपत्ति कैसे देंगे। तो अमेरिका में संपत्ति का अधिकार भी दिया कि हर एक के पास में कुछ कुछ संपत्ति होनी चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी आके मार जाए और बोल दे कि मेरी इच्छा थी मार दिया। ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या है? बिल ऑफ राइट्स है, अधिकार है आपके पास में, खुश रहने का अधिकार है आपके पास में, राइट। तो ये क्या हुआ? बिल ऑफ राइट्स हुआ। फिर अगली क्या हो रहा है? ये जो अमेरिका है उपनिवेश रहा ब्रिटेन का, उसने बहुत परेशान करा इसको। तो ये उपनिवेश से नफरत करता है, उपनिवेशवाद से नफरत। आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर 2 होगी, अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा, तो अमेरिका पूरी दुनिया भर में उपनिवेश खत्म करवाएगा। अमेरिका ब्रिटेन को फोर्स करेगा कि तू उपनिवेश छोड़। भारत, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश हैं उनको आजाद कर जल्दी से जल्दी। ये कौन दबाव बनवाएगा? अमेरिका बनवाएगा। लोगों में भेदभाव होने के बाद में भी यहाँ पे एकता है, क्योंकि यहाँ पे जाति सिस्टम नहीं है। आपको समान अवसर प्राप्त है। यहाँ पे क्या है? समान अवसर है, अवसर की समानता, समानता। उदारवाद है, धर्म में भी उदारवाद। आपने कभी देखा हो, अभी अभी चालू हो गया है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। भारतीयों को भी अगर कोई भारतीय चाहे, उसमें अच्छा टैलेंट हो तो अमेरिका में जान देंगे, करते हैं वो नौकरियां। वहां के ज्यादातर साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो कौन है? इंडियन है। उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो, हम नहीं आंदे रहे। करते हो ऐसा? कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है इसमें टैलेंट है, हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए अमेरिका आगे है। बहुत उदार लोग हैं वो लोग। और क्या है? ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये लैटिन अमेरिका में भी आजाद करवाया इन्होंने। लैटिन अमेरिका, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये लैटिन अमेरिका में भी फैलाएंगे, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन आजाद करवाएंगे लैटिन अमेरिका को। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन लैटिन अमेरिका में भी किसने फैलाया? अमेरिकियों ने ही फैलाया कि हाँ भैया तुम भी आजाद रहो। सेपरेशन ऑफ पावर,
ऐसा नहीं हो कि सिर्फ संसद के पास में ही सारी शक्ति होनी, तो संसद में कोई उल्टा सीधा आदमी बैठ गया तो वो तो नाश कर देगा देश का। पर सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्ति को बांटना, शक्ति का पृथक्करण कैसे कर रहे हैं? तो यहां पे ताकत बटी हुई है, राष्ट्रपति के पास में है, प्लस संसद के पास में है, प्लस न्यायपालिका के पास में। न्यायपालिका यहाँ की बहुत ताकतवर है। न्यायपालिका कई ऐसे कानून है जो इसको नहीं जमती वो रोक देती है, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है। और देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का कारण भी बनेगी अमेरिकी क्रांति। फ्रांस की क्रांति का कारण ये जो संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र कैसे आता है? संविधान से आता है। लोकतंत्र के लिए एक लिखित कानून तो चाहिए। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ बनेगा? अमेरिका में। ये लिख लेना, दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ बन रहा है? अमेरिका में। और अब इसका विरोधी तत्व देख लो, है ना, प्रभाव, बुरे प्रभाव देख लो, इसके बुरे प्रभाव क्या क्या हैं। बुरे प्रभाव क्या क्या हैं? मैंने आपको बोला समानता वाली बात, तो समानता में भी सबके पास में समान अवसर नहीं है। यहां पे समानता की बात तो करते हैं, पर जो काले लोग हैं, काले प्लस महिला, काले मतलब जो काले गुलाम हैं, जो अफ्रीका से आए हुए गुलाम हैं, महिला हुई या गरीब हुए, के साथ भेदभाव। आई बात समझ में? काले लोगों को, महिलाओं को, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला, इनके साथ में भेदभाव होता है। काले लोग तो कई सालों तक गुलाम बने रहे, गुलामी का कानून लगा रहा। जब मैं आपको अमेरिकी गृह युद्ध पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि काले लोगों की गुलामी तब खत्म होगी। अभी तो काले लोग गुलाम हैं। ये बोल रहे हैं समानता है हमारे देश में, पर काले लोग तो गुलाम हैं। सबको वोटिंग राइट्स नहीं, वोट देने का अधिकार सबको नहीं है ना, सबको वोट का अधिकार नहीं, देने का अधिकार का नहीं दिया का, सबको वोट देने का अधिकार नहीं। ये जितने ऊपर दिख रहे हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। थोड़ा सा और है, यहां की आबादी का 30% गुलाम है। कौन है? 30% लोग तो गुलाम है यहाँ की आबादी के। फिर एक और चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी, पहले भी शक्ति जो थी सारी ब्रिटेन के गोरे लोगों के पास में थी, अभी भी शक्ति ब्रिटेन के गोरे लोगों के पास में ही है। बस उन्होंने खुद को ब्रिटिश कहने की जगह अमेरिकी कहना चालू कर दिया है। वो कॉलोनिस्ट लोग हैं, पर मूलतः कहाँ के थे? वो ब्रिटेन के ही थे। तो पहले एवं अभी दोनों समय शक्ति किसके पास में है? हाँ, गोरे लोगों के पास ही। फिर क्या ही मतलब, आप कैसे बोल सकते हो कि यार बहुत अच्छा हुआ आजाद हो जाने से, है ना, और स्लेवरी सिस्टम तो है ही सही, भेदभाव वाला सिस्टम। तो बेटा ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। एक ये जो आजादी के उपनिवेश विरोधी जो आंदोलन चलाएगा अमेरिका, आप लोग देखना कि अमेरिका क्या बोलेगा यूरोप को कि जो देशों पे तुमने कब्जा कर रखा है उस कब्जे को छोड़ दो। पर देखा जाए तो अमेरिका ने भी कई देशों पे आज भी कब्जा कर रखा है। वो कब्जा कैसे है? वो सीधे सीधे कब्जा नहीं है, वो पैसों से कब्जा है, राइट। वो वहां की सरकार ही गिरा देता है पैसे देके। वो अगर उसकी कोई बात नहीं मानता है, अगर अमेरिका को किसी देश ने अगर पेट्रोल बेचना चालू करा और वो पेट्रोल डॉलर में नहीं बेचा और अपनी करेंसी में बेचना चालू कर दिया, तो अमेरिका क्या करेगा? उसको बर्बाद करके रख देगा। इराक के साथ में यही करा था अमेरिका ने, है ना, यही तो करा था, उसके खिलाफ जंग छेड़ दी थी, सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दिया था। अफगानिस्तान के साथ में यही करा। तो वो क्या करता है, अब जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद धन के आधार पे उपनिवेशवाद चालू कर दिया। क्या आधार पे?
पर उपनिवेशवाद। बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोगों को सीखने के लायक है। हम लोगों को अपने देश को इसके कम से कम बुरी चीज़ नहीं तो अच्छी चीज़ों को तो सीखना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ में क्या क्या सीखने जैसा लगा, और हमारे देश में इस टॉपिक को लेके जो अमेरिका में अच्छाइयाँ थी, हमने भी आज़ादी के लिए संघर्ष करा, उन्होंने भी करा, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह गया कि ऐसा क्या हुआ कि हम तो आज़ाद बहुत लेट हुए, अमेरिकी लोग इतनी जल्दी आज़ाद हो गए। तो ये अपने विचार रखना मैं चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो लोग भी कमेंट में अपने विचार लिखना कि आखिर में अंतर क्या रहा कि भारत को आज़ाद होने में इतना समय लग गया, अमेरिका इतनी जल्दी आज़ाद हो गया। मैं पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि आप लोगों के विचार कैसे हैं। थैंक यू सो मच।